नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द होगा सेतु आयोग का गठन, कैबिनेट से मिली मंजूरी। सशक्त उत्तराखंड पर रहेगा फोकस, नीति आयोग की तर्ज पर बनेगा सेतु आयोग। भाजपा और बजरंग दल की बुद्धि शुद्धि के लिए कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, कहा सनातन धर्म बीजेपी की नहीं बपोती, देश का माहौल बिगाड़ने का भी लगाया आरोप। देहरादून में फिर सामने आई प्राइवेट स्कूल की मनमानी, मन की बात कार्यक्रम न सुनने पर छात्रों से लिया जा रहा है फाइन, शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, मांगा स्पष्टीकरण। और देहरादून में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 3 मई को चंडीगढ़ से अपने दोस्त का बर्थडे मनाने दून आई थी लड़की, लिफ्ट के नाम पर घटना को दिया अंजाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन सेतु आयोग क्या है और किस तरह से सेतु आयोग काम करेगा, ये रिपोर्ट देखिए। 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र में योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके बाद राज्यों को भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश मिले थे कि राज्यों में राज्य योजना आयोग की जगह कोई दूसरा आयोग बनाया जाए। जिसके बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब राज्य योजना आयोग की जगह प्रदेश में सेतु आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा। राज्य योजना आयोग पहले 5 साल के लिए प्लान और नॉन प्लान तैयार करता था, लेकिन उत्तराखंड में अब प्लान और नॉन प्लान के तहत काम नहीं किया जाता है, जिसको लेकर राज्य योजना आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। इसी के चलते सरकार सेतु आयोग का गठन कर रही है। आखिर सेतु आयोग कैसे काम करेगा, अब आप ये समझिए। सेतु आयोग यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं को लेकर सेतु आयोग शोध करेगा। विकास से संबंधित किए गए शोध को लेकर सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। उत्तराखंड में विकास को लेकर परिवर्तन लाने के उद्देश्य से आयोग काम करेगा। सामाजिक आर्थिक विकास पर भी आयोग की नजर होगी। लोक नीति पर भी फोकस किया जाएगा। विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी सेतु आयोग करेगा। सेतु आयोग के नाम से ही साफ है कि ये सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। तो सेतु आयोग बना रहे हैं, तो सेतु आयोग का जो सेतु जो नाम है SETU, इसका जो एक्सपेंशन आएगा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ये आयोग काम करेगा। और आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे ये या तो एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री होंगे या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, और इनका चयन विधिवत किया जाएगा। सेतु आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आयोग के गठन से प्रदेश में निर्माण कार्यों को लेकर नए आयाम स्थापित होंगे। सेतु जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी, और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। सेतु आयोग के ढांचे की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं उपाध्यक्ष का चयन मुख्यमंत्री ही करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो प्रबुद्ध अर्थशास्त्री या फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होंगे, जिसके लिए चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक्सपर्ट भी आयोग में होंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको धामी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। माना जा रहा है कि प्रदेश में विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के साथ
विकास को लेकर किस तरीके से संभावनाएं उत्तराखंड में हैं, उसको लेकर ये आयोग शोध भी करेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर से कह चुके हैं कि जो नए उत्तराखंड बनाने का संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भी ये आयोग किसी हद तक काम करेगा। ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार जब इस आयोग का गठन हो जाएगा तो प्रदेश के विकास में इस आयोग की क्या कुछ भूमिका नजर आएगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल। कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और बजरंग दल कांग्रेस को घेरते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इन दोनों की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का किया पाठ। बीजेपी बजरंग दल की बुद्धि शुद्धि के लिए पाठ। कर्नाटक चुनाव से शुरू हुई बहस अब उत्तराखंड तक आ पहुंची है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का जिक्र किया, जिसके बाद बजरंग दल और बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बना दिया। लेकिन कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस ने बीजेपी और बजरंग दल को जवाब देने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी और बजरंग दल की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। देहरादून के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के साथ ही कई और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सनातन धर्म और हनुमान जी बीजेपी और बजरंग दल की बपौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हम जिसको सर्टिफिकेट देंगे वही हिंदू है। ये इनके बाप की बपौती नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म, हर सनातनी जो सनातन धर्म को मानता है, वो किसी भी पार्टी का है, उसका अधिकार है कि वो सनातन धर्म की पूजा कर सके। और अगर आज हम हनुमान जी का नाम ले रहे हैं तो अपने घर में तो रोज ही हम सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शाम को भी करते हैं दिया जला के, तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये आज कैमरे के सामने इसलिए हो रहा है कि हम जता सकें और लोगों को भी बताएं कि सनातन धर्म आप सबकी संपत्ति है, बीजेपी की कोई इसमें कॉपी वो नहीं है, कॉपीराइट नहीं। कर्नाटक में तो उन्होंने कह दिया कि जो बजरंग बली हैं उनको सब बंद कर देंगे, उनको बैठा देंगे, जेलों के अंदर डाल देंगे। और यहाँ जो है हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो दोहरा चरित्र है। लेकिन एक तरफ हम ये भी कहेंगे कि इस दोहरे चरित्र में कम से कम सनातन भूमि में कर रहे हैं, तो सनातन धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं। आज तक तो सनातनी थे नहीं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने उनको सनातनी बनाना प्रारंभ कर दिया। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार की बुद्धि शुद्धि जरूरी है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने सरकार को जिस काम के लिए चुना है वो काम सरकार नहीं कर रही। प्रदेश की जनता ने जिस काम के लिए चुना, बेरोजगारों को रोजगार आप नहीं दे रहे हो, महंगाई आप कम नहीं कर रहे हो, पूरे प्रदेश में खनन माफिया हावी हो रखा है, पूरे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, पूरे प्रदेश का बदहाली हो रखी है। ऐसे में सरकार की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि बहुत जरूरी है। इसलिए आज प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हमारे तमाम साथी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है भगवान हनुमान जी इनके सर पर गदा मार करके इनकी जो बुद्धि है उसको ठीक लाइन पे लाएंगे। सिर्फ देहरादून से ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जगह जगह पर जुटे और बीजेपी बजरंग दल की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब ऐसे में देखना होगा कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी और बजरंग दल का क्या कुछ रिएक्शन रहता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेसियों ने गोलजू मंदिर में बजरंग दल और भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। हवन यज्ञ के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने बजरंग दल को बदरंग दल बताया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए, आज
भाजपा नेताओं की शुद्धि बुद्धि इसके लिए की जा रही है, जिस तरीके से बजरंग दल के लोग पूरे देश में कहीं ना कहीं पर हमारे कांग्रेस के कार्यालयों में और कांग्रेस के जितने भी हमारे वो हैं उसमें उत्पात मचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हम लोग पूछते हैं कि आज ये बजरंग दल वाले जो आज ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बजरंगी अपने आप को बता रहे हैं, ये बजरंग दल नहीं है, ये बजरंग दल है। और इन्होंने कभी भी आज तक आप देखिए कि यहाँ केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई तो तभी ये बजरंग दल के लोग कहाँ थे, अभी जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आई तभी जोशीमठ ये लोग कहाँ थे, अभी हमारी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड यहाँ पर हुआ तभी लोग बजरंग दल के लोग कहाँ थे, हमारे अभी जो हमारे पहलवान साथी जो हमारे दिल्ली में धरने में बैठे हुए हैं इतने दिनों से उनके साथ न्याय हो रहा है, तब ये बजरंगी साथी कहाँ हैं जो अपने आप को बजरंगबली के भक्त कहते हैं। वहीं रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही अब सख्त कार्रवाई को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के जरिए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में बीच सड़क दबंगई दिखाने के मामले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बीच सड़क हुई हाथापाई का नया वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं कि अगर वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस के तहत उन्हें अब तक जो है अग्रवाल को जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए था और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप ये देखिए उनके खिलाफ अब तक FIR लॉन्च भी नहीं हुई है, उनके नाम से सिर्फ एक FIR लॉन्च हुई है जिसमें उनका नाम तक नहीं है, जबकि आपके वीडियोज़ में साफ दिखाई दे रहा है वो खुद भी उस व्यक्ति को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा बीजेपी सरकार से यही कहना है कि अगर वे अपनी कथनी करनी को एक रखना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से प्रेमचंद अग्रवाल को इस वक्त से मुक्त करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वहीं गदरपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी के नेतृत्व में पहुंची बाबा विश्वनाथ की जगदीश शीला डोली यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। डोली लेकर आए मंत्री प्रसाद नेथानी ने बताया कि जगदीश शीला डोली पूरे उत्तराखंड में जाती है और यात्रा का उद्देश्य राज्य में शांति कायम करने के साथ ही सभी धर्मों की एकता का संदेश देना है। 1000 धामों का चिन्हीकरण जिसका उद्देश्य है 1000 धाम यहाँ बने उत्तराखंड में और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर शांति की उपासना करने के लिए यहाँ पर आएँ, अपनी मन्नतों को पूरा करें। और मूल रूप जो ये है कि पिछले 23 वर्षों की जो यात्रा है वो अब तक 284 स्थान जो है आइडेंटिफाई किए हैं डोली ने। 1000 धाम चिन्हीकरण का ये प्रकरण है ताकि उत्तराखंड जो है पर्यटन प्रदेश के साथ साथ तीर्थाटन मुख्य रूप से बने। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का एक और नया मामला सामने आया है। देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले बच्चों पर फाइन लगा दिया है। अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भी भेज दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। प्राइवेट स्कूल की फिर मनमानी, छात्रों ने मन की बात सुनी नहीं तो स्कूल ने छात्रों से फाइन लेने की ठानी। मामले में शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, अब स्कूल को देना होगा जवाब। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ताजा मामला देहरादून के GRD निरंजनपुर एकेडमी का है। स्कूल पर आरोप लग रहे हैं कि स्कूल की तरफ से 100 रुपए फाइन बच्चों से लिए जा रहे हैं। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन था, जिसे बड़े स्तर पर किया गया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए स्कूल के बच्चों को भी कहा गया था, जिसके लिए बकायदा रविवार को बच्चों को स्कूल आने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम में जो बच्चे शामिल नहीं हुए उन बच्चों पर GRD स्कूल ने 100 रुपए का फाइन लगाया या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा। स्कूल की तरफ से किए गए मैसेज का स्क्रीनशॉट भी सामने आया है। अब इस मामले में नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। अभी देखने में आया है कि GRD एकेडमी ने अपने स्कूल का जो ग्रुप बनाया हुआ, उस ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला कि जो बच्चे ऑफलाइन हो गए थे या नहीं आए थे तो वो 100 रुपये फाइन दें या फिर मेडिकल लेकर आए। यानी कि अभिभावक डर गया कि अगर मैं मेडिकल बनवाने जाता हूँ तो उसे 500 रुपये कम से कम डॉक्टर लेगा और बड़ा 100 रुपये देकर अपनी जान बचा जाती है। तो ये एक मैसेज संदेश मेरे पास तक भी पहुँचा और मैंने उसके लिए पेरेंट्स से जानकारी की, क्योंकि आप जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के हैरेसमेंट के लिए डरता है। तो पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं किया, आपत्ति नहीं उठाई कि भाई ठीक है हमारे बच्चे का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन इस पर आवाज़ तो होनी चाहिए। मैंने उस मामले को तुरंत लेकर CEO जो यहाँ पर हैं हमारे, उनको एक एप्लीकेशन दी कि इस प्रकार का एक प्रकरण सामने आ रहा है और इस पर संज्ञान में लिया जाए। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए स्कूल को नोटिस जारी कर। अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है और GRD एकेडमी को नोटिस जारी किया गया है। स्कूल को इस मामले में 3 दिनों का समय दिया गया है।
विभाग का कहना है कि यदि 3 दिनों में स्कूल की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं आता तो समझ लिया जाएगा कि जीआरडी एकेडमी ने बच्चों से पैसे मांगे थे। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वाकई में हैरान करने वाला ये पूरा मामला है, जहां पहले से ही प्राइवेट स्कूल फीस के नाम पर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं, तो वहीं अपने खजाने को और भरने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। खैर, देखना होगा कि क्या 3 दिनों में शिक्षा विभाग के नोटिस का जवाब स्कूल प्रशासन देता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मशहूर यूट्यूबर और बाइक राइडर अगस्त्य चौहान की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस हादसे को अभी तक सड़क दुर्घटना के तौर पर देखा जा रहा था, मगर अब मृतक के परिजनों ने अगस्त्य चौहान की हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अपनी पूरी डायरेक्शन को मॉडिफिकेशन करा दूं। उत्तराखंड की मशहूर बाइक राइडर और यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की दर्दनाक सड़क हादसे की मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। परिवार ने दुर्घटना स्थल देखने और उसके साथियों से बातचीत करने के बाद बेटे की हत्या की आशंका जताई है। दरअसल देहरादून के 22 साल के चर्चित यूट्यूबर अगस्त्य चौहान को बाइक ने ही युवाओं के बीच अच्छी खासी शोहरत दिलाई थी। बाइक से वो काफी स्टंट किया करते थे। यूट्यूब पर प्रो राइडर 1000 नाम का चैनल है, जिसके लाखों सब्सक्राइबर है। मगर शायद किसी ने न सोचा होगा कि जिस बाइक ने पहचान दिलाई, उसी बाइक के कारण मौत भी आएगी। दिल्ली से अगस्त्य चौहान अपने 4 बाइक राइडर्स साथियों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक राइडिंग के लिए निकले थे। बाइक राइडिंग करते हुए दिल्ली लौटते समय बुधवार की सुबह 10 बजे टप्पल सीमा में पॉइंट 46 पर अचानक अगस्त्य चौहान की बाइक अनियंत्रण होकर सड़क किनारे डिवाइडर से जा टकराई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने माना कि बाइक अनियंत्रण होकर डिवाइडर से टकराई है और करीब 700 मीटर तक हाईवे पर घसीटती हुई गई है, जिससे अगस्त्य चौहान की मौत हुई। मगर जब बृहस्पतिवार को अगस्त्य चौहान के परिवार वाले टप्पल गए और घटनास्थल पर जाकर देखा, साथ में अन्य साथियों के बारे में जानकारी ली, तो उनके जहन में कई सवाल उठ खड़े हुए, जिसके बाद उन्होंने बेटे की हत्या का अंदेशा जताया और कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि बाइक राइडिंग की प्रतिद्वंद्विता में हत्या है। परिवार वालों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अगस्त्य चौहान दिल्ली से बाइक राइडिंग के लिए अपने 4 अन्य बाइक राइडर साथियों के साथ चला था, लेकिन उन 4 साथियों में से 3 ने ही बीच रास्ते में यू टर्न क्यों लिया। इनकी बाइकों और हेलमेट पर एक दूसरे के वीडियो बनाने के लिए कैमरे सेट थे, मगर अब वो कैमरे गायब है। जबकि अगस्त्य और एक साथी दुर्घटना स्थल तक आए और उस क्षेत्र के आसपास आकर ही वो दूसरा साथी भी यू टर्न लेकर वापस चला गया। क्यों? अगस्त्य के साथ चल रहे राइडर ने अगस्त्य के परिवार से 3 घंटे बाद संपर्क किया। परिवार वालों को जो लोकेशन बताई गई, उसके मुताबिक बार बार लोकेशन बदली गई। क्यों? मौके पर किसी कार के पहिए के घसीटने के निशान भी थे। ये वो तमाम सवाल है जो अगस्त्य चौहान के परिवार वाले उठा रहे हैं और बेटे की हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके बाद अब पुलिस भी इस मामले में जुट चुकी है और जांच शुरू कर दी है। मगर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या अपनी जान को जोखिम में डालना कोई बहादुरी का काम है? तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती बाइकें किसी मौत से कम नहीं है। यातायात के नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है, मगर लोग अपनी जिंदगी के साथ भी बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान अगस्त्य चौहान की बाइक 300 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रही थी। जिसका जिक्र अगस्त्य चौहान ने अपनी एक लास्ट वीडियो में भी किया है। भाई लोग, आप सब लोग तैयार हो? मैं इसमें 300 मारने वाला हूँ।
तो 300 मारेंगे। कुछ लोग कहते हैं ZX ना 299 जाती है, कुछ लोग कहते हैं ZX ना 320 भी जाती है। आज दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। आज दूध में से पानी निकाल दूंगा। अगर हाईवे खाली मिले ना आगे तो पूरी चीज को खींच देंगे। फर्स्ट गियर पूरा टॉप एंड जाएंगे, सेकंड गियर पूरा टॉप, और फिफ्थ गियर भी पूरा टॉप, और सिक्स गियर भी पूरा टॉप। सारे गियर के टॉप एंड चेक कर लेंगे। आज रैप्टर के घोड़े खोल ही लेंगे। ये जगह बिल्कुल सही लग रही है 300 मारने के। आर यू रेडी बॉयज? भाई लोग तैयार हो क्या आप सब लोग? खतरनाक है भाई। मुझे नहीं पता आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही। हवा का धक्का लग रहा है फिफ्थ गियर में, ऐसा लग रहा है भयंकर कि कोई पीछे खींच रहा हो। बता दें कि हाल ही में देहरादून में स्टंट करने पर अगस्त्य चौहान के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, मगर क्या उस कार्रवाई का असर अगस्त्य चौहान पर हुआ? शायद नहीं। क्योंकि स्टंट और तेज रफ्तार उस कार्रवाई के बाद भी बरकरार रही, और फिर एक दिन ऐसा आया कि बाइक की तेज रफ्तार ही उन्हें मौत के मुंह तक खींच लाई। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मसूरी में एसडीएम नंदन कुमार ने माल रोड के पिक्चर पैलेस से ग्रीन चौक तक माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्यों का निरीक्षण किया है। निर्माण कार्यों का जायजा लेने आए एसडीएम ने बताया कि आज रात रोड का डीबीएम किया जाएगा। निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर एसडीएम का कहना है कि मसूरी में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए पानी की पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। निर्माण कार्य में लोगों की सहूलियत का भी ख्याल रखा जा रहा है। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि कई सारी यूटिलिटी लाइंस हैं, रोलर के चलने से लाइंस दब जाती हैं, तो कुछ डैमेज हो रहा है। बट आज जो भी यूटिलिटी के काम हैं वो आज हो जाएंगे, और हाफ पोर्शन पे आज डीबीएम भी हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम डीबीएम हो सके आज हो जाए, पर फिलहाल कल तक तो ये सारा काम हो जाएगा। और देहरादून पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के पास से पीड़िता का बैग भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि घटना 3 मई की है, जब युवती चंडीगढ़ से अपने दोस्त का बर्थडे मनाने देहरादून आई थी। दोस्त का बर्थडे मनाकर वापस लौट रही युवती आईएसबीटी के लिए निकली थी, और इस दौरान शिमला बाईपास इलाके में आरोपी ने उसे आईएसबीटी छोड़ने के लिए लिफ्ट दी, मगर आरोपी उसे आईएसबीटी के बजाय आशा रोडी के जंगल से भी आगे ले गया, जहां उसने गाड़ी में ही रेप किया। दरिंदगी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे जंगल में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद आरोपी हिरासत में लिया गया है। मई को एक महिला है, उसके साथ एक बलात्कार की घटना और लूट दोनों घटनाएं हुई हैं। इसकी जानकारी कल जब ये महिला थाने में आती हैं तब जानकारी हुई। ये ब्लाइंड केस था, महिला के पास कोई मोबाइल फ़ोन है नहीं, उसको जो क्रिमिनल है उसकी कोई जानकारी थी नहीं, और गाड़ी का भी एक बेग सा आइडिया था कि स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है। कल उसके निशानदेही पर हमारे पूरी टीम ने इसका पूरा घटनाक्रम को रिक्रिएट किया, और फिर सीसीटीवी फुटेज लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज का खंगालने के बाद फिर अभियुक्त को, सोहेल नाम का अभियुक्त है, ये बिहारीगढ़ में खुशहालीपुर पड़ता है गांव, वहाँ का रहने वाला है। उसको मैं स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और जो बैग उसने लूट के ले गया था 500 रुपया, और उसमें उस कपड़े थे, वो बरामद कर लिया गया है। देहरादून में लैंड फ्रॉड के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं, और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले जनता दरबार में भी अधिकतर ये मामले सामने आते हैं। लेकिन अब लैंड फ्रॉड के मामलों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एक वेबसाइट शुरू की है। साथ ही जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिससे आम जनता जमीन से संबंधित सभी जानकारी ले सकेंगे और उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा। इस वेबसाइट पर जमीन की हर डिटेल होगी। मामले हमारे पास जनता दर्शन में जो आते हैं वो ये आते हैं कि उनको धोखे में रखकर विक्रय पत्र संपादित करा दिए गए। कई बार ये आता है कि ज़मीन बंधक थी लेकिन वो ये तथ्य छुपाया गया। कई बार ये आता है कि उनके खाते में ज़मीन नहीं थी, क्षेत्रफल से अधिक विक्रय हो गया है। तो इसको रोकने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं।
इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि जो 12 साल में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको कंपलसरी है अपनी खतौनी में लिखना कि ये ज़मीन कहाँ से आई है, ताकि फ्रॉड ना हो, बंधक संपत्ति ना बिके। इसके लिए sarsaid.org.in से नील सर्च रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, ये ज़मीन कहीं बंधक नहीं है, और खाते से अधिक बिक्री ना हो। इसके लिए हम खतौनियों में अंश निर्धारण कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने खाते से अधिक, अपने शेयर से अधिक कोई भी जमीन का क्रय ना कर सके। वहीं रामनगर में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 50,000 रुपए के इनामी आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर 420 के तहत 3 मुकदमे दर्ज है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस 420 के मामले में आरोपियों के खिलाफ एक्शन लगातार ले रही है। ये जयप्रकाश दंडियाल, जिसे एसटीएफ द्वारा संयुक्त प्रयास से आज गिरफ्तार किया गया है, इसके विरुद्ध यहाँ पर 3 मुकदमे धोखाधड़ी और लैंड फ्रॉड से संबंधित मुकदमे चल रहे थे, जिसको इसमें 50,000 का इनामी था। उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आज हम आपको उत्तरकाशी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे, जहां भगवान शंकर स्वयंभू रूप में मौजूद है। कहा जाता है कि कलयुग में भगवान शंकर बनारस छोड़कर अस्सी और वरुणा नदी के बीच उत्तरकाशी में विराजमान होंगे। मान्यता है कि यहां दर्शन करने वाले शिव भक्तों को बनारस में मौजूद काशी विश्वनाथ के दर्शन जितना ही पुण्य मिलता है। तो चलिए आपको कराते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन। उत्तरकाशी का काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका जिक्र स्कंद पुराण और केदारखंड में आपको मिलेगा। केदारखंड और पुराणों में उत्तरकाशी का जिक्र बाड़ाहाट और सौम्य काशी से ही किया गया है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि कलयुग में भगवान शंकर बनारस छोड़कर अस्सी और वरुणा नदी के बीच उत्तरकाशी में विराजमान होंगे। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इन दिनों चल रही 4 धाम यात्रा के लिए गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले भक्त पहले सौम्य काशी में भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखते हैं। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो उत्तरकाशी में स्थित है, और इस दिव्य मंदिर की ऐसी महिमा है कि लोग यहाँ पे दूर दराज से आकर के, भारत के संपूर्ण राज्यों से लोग आकर के, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आकर के, और यहाँ पे जब अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं तो काशी विश्वनाथ जी की कृपा से उन सभी श्रद्धालुओं की, उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहाँ गंगोत्री, जो यात्री गंगोत्री के लिए आते हैं तो पहला पड़ाव विश्वनाथ मंदिर से होकर के होता है, जो यहाँ पे पहले दर्शन करके और तब गंगोत्री के पावन दर्शन करते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामना भगवान काशी विश्वनाथ जी पूरी करते हैं। दूर दराज से सौम्य काशी में भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्त खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। यहाँ दर्शन करने वाले शिव भक्तों को बनारस में मौजूद काशी विश्वनाथ के दर्शन जितना ही पुण्य मिलता है। से आए हुए हैं हम, एक हमारी 17 आदमियों का ग्रुप है, और काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की बहुत अच्छी जगह है, इसलिए इनके दर्शन करने आए हैं। वैसे 4 धाम आए और 5 प्रयाग है, तो हम काशी विश्वनाथ सबसे अच्छा धाम है, इसमें दर्शन करके कृतज्ञ होने के लिए आए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड के काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना परशुराम द्वारा की गई थी। ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ भगवान प्रकट हुए। भगवान के दर्शन के बाद आज सौम्य काशी का विश्वनाथ मंदिर देश दुनिया में प्रसिद्ध है। टाइम टीवी के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वी नथानी की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में जल्द होगा सेतु आयोग का गठन, कैबिनेट से मिली मंजूरी। सशक्त उत्तराखंड पर रहेगा फोकस, नीति आयोग की तर्ज पर बनेगा सेतु आयोग। भाजपा और बजरंग दल की बुद्धि शुद्धि के लिए कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कहा, सनातन धर्म बीजेपी की नहीं बपोती, देश का माहौल बिगाड़ने का भी लगाया आरोप। देहरादून में फिर सामने आई प्राइवेट स्कूल की मनमानी। मन की बात कार्यक्रम न सुनने पर छात्रों से लिया जा रहा है फाइन। शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, मांगा स्पष्टीकरण। और देहरादून में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 3 मई को चंडीगढ़ से अपने दोस्त का बर्थडे मनाने दून आई थी लड़की, लिफ्ट के नाम पर घटना को दिया अंजाम।